लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 2 के पार्ट 2 में हम देखते हैं सुबह हॉस्पिटल में कांगजू सो के उठता है। रात भर उसकी मॉम भी उसके साथ रुकी थी। सोते हुए जियोन के फेस पे धूप आ रहा था तो कांगजू कर्टन्स लगा देता है। फिर कांगजू अपने फोन में क्रॉसवॉक के नाम से दारिम का नंबर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में दारिम अपने घर में बॉम्ब के रिटर्न किए हुए बुक्स के साथ सो रही थी। फिर वो एक सपना देखती है जिसमें वो नदी के बीच में एक पतली ब्रिज पे डरते हुए चल रही थी। फिर वो नदी में गिर के डूबने लगती है। उसकी मॉम उसे मॉन्क बनकर बचाती हैं। फिर दारिम नदी के किनारे अपनी मॉम से कहती है कि मैंने सर्जरी के लिए 800 मिलियन वॉन के बारे में नहीं बताई क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको और अपसेट नहीं करना चाहती थी। फिर वो अपनी मॉम को पकड़ के रोने लगती है और कहते रहती है कि मुझे डर लग रहा है। नींद में भी वो ऐसे ही बोलते रहती है, जिसे सुन के बोंगी उसे नींद से उठाती हैं और उससे पूछती हैं क्या तुमने कोई बुरा सपना देखी। दारिम कहती है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं आपको दोबारा देख नहीं पाऊंगी। बोंगी उसे समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर दारिम वॉशरूम चले जाती है और बोंगी भी घर में वैक्यूम क्लीनिंग करने लगती है। फिर बोंगी दारिम के रूम की भी सफाई करने आती है। तभी वो देखती हैं कि दारिम के फ़ोन में कॉल आ रहा है और फ़ोन का स्पीकर एक्टिविटी असिस्टेंट नाम अनाउंस कर रहा है। तो वो दारिम को बुलाती हैं पर दारिम को सुनाई नहीं देता है। तो बोंगी कॉल पिक करती है और एक्टिविटी असिस्टेंट से कहती है कि दारिम बस आ ही रही है। एक्टिविटी असिस्टेंट कहती हैं कि दारिम ने जो डिसेबल लोन के बारे में पूछी थी उसमें 800 मिलियन वॉन मिलना पॉसिबल नहीं है। ये सब सुन के बोंगी शॉक हो जाती है। फिर दारिम वॉशरूम से निकल के अपने रूम की तरफ जाती है और दरवाजे से टकरा जाती है क्योंकि उसने दरवाजा ओपन रख के गई थी। बोंगी लिविंग रूम में उसे टकराते हुए देख के सैड हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब दारिम एक दरवाजा भी नहीं देख पा रही है। फिर बोंगी दारिम की आई डॉक्टर को कॉल करती है पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट में रहने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाती हैं। फिर बोंगी शॉप के टेबल पे दारिम का स्क्रैच किया हुआ लॉटरी का टिकट देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि कल 800 मिलियन वॉन जीतने के लिए दारिम इतना चिल्ला क्यों रही थी, पर उन्हें अभी भी पता नहीं चलता है कि 800 मिलियन वॉन की क्या जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में कांगजू का स्कैन होता है। बाहर जियोन उसका वेट कर रही थी। तभी जियोन को कॉल करके एक आदमी बताता है कि आप जो बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर खरीदना चाहती थी उसे आज ही कोई खरीदना चाहता है और वो लोग अभी के अभी 20% डाउन पेमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। जियोन कहती है कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं नेक्स्ट ईयर ही खरीद सकती हूँ। एजेंट कहता है कि शायद ओनर को पैसे अर्जेंटली चाहिए। अगर आपने 2 बिलियन वॉन आज नहीं दी तो ये बिल्डिंग आपके हाथ से चला जाएगा। जियोन कांगजू से कहती है कि मैं घर जाके वापस आती हूँ। फिर वो वहाँ से भागते हुए घर जाती है। कांगजू उन्हें हील में भागने से मना करते रहता है। फिर जियोन अपने घर के क्लोजेट में जाती है और कपड़ों के पीछे का सीक्रेट डोर ओपन करती है जिसके पीछे एक लॉकर था। जियोन उस लॉकर को ओपन करती है तो उसमें काफ़ी सारा कैश रखा होता है। जियोन उन कैश के ऊपर रखा हुआ उसके फादर का लेटर पढ़ती है। ये 10 बिलियन वॉन कैश उसके फादर ने जियोन के लिए रख के गए थे जो कि उन्होंने प्राइवेट लोन बिजनेस चला के कमाए थे। इन पैसों को कमाने के लिए उन्हें पावरफुल लोगों के सामने झुकना पड़ा था और जो लोग उनके पैसे लेके भाग जाते थे उन्हें वो कैसे भी पकड़ के अपने पैसे वापस लेते थे। अगर जियोन अपने फादर के गुजरने के बाद इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताएगी और एक भी पेनी स्पेंड नहीं करेगी तो 15 ईयर्स के बाद लॉ के हिसाब से बिना टैक्स भरे वो पूरे 10 बिलियन वॉन रख सकती है। नेक्स्ट ईयर 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा पर जियोन अभी ही बिल्डिंग खरीदने के लिए 2 बिलियन वॉन ले लेती है क्योंकि उसे भरोसा था कि कुछ सालों में उस बिल्डिंग की रेट बढ़ जाएगी। जियोन को लगता है कि वो सिर्फ कुछ पैसे ही स्पेंड कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर जियोन 1-1 बिलियन वॉन से भरा हुआ सूटकेस लेके घर से निकलती है। रास्ते में उसके सूटकेस का व्हील टूट जाता है। उसी के घर के बाहर बोंगी इस एरिया में डिलीवरी करने आई थी। बोंगी दारिम की डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करते रहती है पर डॉक्टर अभी भी बिजी थी तो बोंगी डिलीवरी करने चले जाती है। फिर जियोन घर से निकल के टैक्सी बुक करती है क्योंकि उसकी गाड़ी सर्विस में थी। फिर बोंगी जियोन को उसके कपड़े देती है पर जियोन के घर पे कोई नहीं था क्योंकि उसे जल्दी बाहर जाना था और उसकी मेड छुट्टी पे थी क्योंकि कांगजू एडमिट है। तो बोंगी किसी और टाइम डिलीवरी करने के लिए मान जाती है। तभी जियोन को कॉल करके एजेंट जल्दी पैसे लाने कहता है तो जियोन बोंगी से लिफ्ट मांगती है और बोंगी से ही अपने दोनों सूटकेस गाड़ी में रखवाती है। बोंगी भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि जियोन एक इम्पोर्टेंट कस्टमर है। फिर वो जियोन को गांगनम तक ड्रॉप करने जाती है।
नेक्स्ट सीन में तेवुंग रूफ टॉप पे स्टॉक्स में काम कर रहा था। वहाँ बॉक मिक्योंग आकर उससे इन्वेस्ट करने के लिए एक कंपनी का नाम पूछती है, पर तेवुंग अपना लैपटॉप बंद कर देता है क्योंकि वो लॉस होने पे ब्लेम नहीं लेना चाहता था। स्टॉक से ही पैसे कमा के तेवुंग ने बिल्डिंग खरीदा था। मिक्योंग रियल एस्टेट में काम करती थी, जो कि तेवुंग की बिल्डिंग में रेंट कलेक्ट करती थी। वो तेवुंग से न्यू टेनेंट के डॉक्यूमेंट पे साइन करवाती है और बताती है कि न्यू टेनेंट कैट रखना चाहता है क्योंकि उस कैट की मॉम खो गई है। फिर मिक्योंग तेवुंग से कहती है कि अगर तुम्हें मॉम चाहिए तो मैं तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ, पर तेवुंग बोंगी को अपनी मॉम मानता था। नेक्स्ट सीन में बैंक वाली लेडी ड्राई क्लीनिंग शॉप पे आती है और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से कहती है कि इस स्टोर के बारे में आपकी ग्रैंड डॉटर ने बताई थी। नेक्स्ट सीन में दारिम एक बिल्डिंग में एक लेडी से मिलने जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है, पर वो लेडी कहती है कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे बस मेरा शर्ट ठीक करके वापस चाहिए। तो दारिम उन्हें शर्ट के 300,000 वॉन पे करती है, जो कि उसने बैंक से निकाली थी। असल में दारिम ने आयरन करते समय उस लेडी के शर्ट का लोगो मेल्ट कर दी थी, पर दारिम की गलती के लिए उस लेडी ने बोंगी के बाल खींच के चिल्लाई थी। दारिम उसे इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है ताकि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। फिर वहाँ से जाते हुए रास्ते में उसे मूरिम की फियांसे सूजी देखती है, तो सूजी और उसका पेट्रोलिंग पार्टनर चोई हियोंग च्योल दारिम को हेलो बोलने के लिए रुकते हैं। सूजी दारिम से कहती है कि वेडिंग से पहले हम दोनों एक बार कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, पर दारिम कहती है कि हम मान लेते हैं कि तुमने मुझे खाना खिला दी और उसके बदले में तुम मुझे पैसे दे दो। सूजी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दारिम कहती है कि तुम मुझे कुछ सस्ता ही खरीद के खिलाना। सूजी अपने वॉलेट के सारे पैसे दे देती है, तो दारिम उसे मील के लिए थैंक्स बोलती है। फिर सूजी पेट्रोलिंग के लिए वापस चली जाती है। ये पूरा इंसिडेंट उसके पार्टनर हियोंगचोल ने देखा था। सूजी कहती है कि शायद उसे पैसों की जरूरत होगी। उन पैसों को लेके वो डिपार्टमेंटल स्टोर में लॉटरी के टिकट खरीदती है, पर एक बार में वो सिर्फ 100 टिकट ही खरीद सकती थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में कांगजू को पेशेंट का खाना पसंद नहीं आ रहा था, तो वो भी उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आके नूडल्स खरीदता है और साइड में टेबल पे बैठ के नूडल्स खाता है। फिर दारिम भी उसके साइड में एक खाली चेयर पे आके बैठती है और लॉटरी के टिकट स्क्रैच करना शुरू कर देती है। कांगजू उसे देख के शॉक हो जाता है। दारिम पहला लॉटरी का टिकट नजदीक से देखती है, जो कि वो हार गई थी। फिर वो दूसरा लॉटरी का टिकट स्क्रैच करने लगती है, तभी उसका कॉइन जमीन पे गिर जाता है। कांगजू उसे कॉइन उठा के देता है। दारिम उसे थैंक्स बोलती है, पर वो जवाब नहीं देता है। फिर कांगजू जल्दी से नूडल्स खा के वहाँ से जाने लगता है, पर फिर वो रुक के सोचता है क्या दारिम ने अभी भी मेरा नंबर सेव करके रखी होगी। तो वो दारिम को कॉल करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कांगजू जैसे इंसान को भूल चुकी होगी, पर दारिम के फोन में उसका नंबर सेव था और उसका फोन अनाउंस करने लगता है कि क्रॉसवॉक का कॉल आया है। पर क्रॉसवॉक का नाम सुनते ही दारिम उसे गाली देने लगती है। ये सुन के कांगजू सोचता है कि इसका मतलब कि मैंने पहले भी रोड पे सही सुना था। यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something